प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री का आगमन बीकानेर में होगा, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनी माता मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद बीकानेर या कहें राजस्थान के लोगों को कई बड़ी सौगात देंगे। अब क्या कुछ खास होगा, इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्सपोज के जरिए दी, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रेलवे के लिहाज से। क्यों? क्योंकि अमृत रीडेवलप जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्टेशंस को लेकर, उसमें से 103 स्टेशंस का उद्घाटन जो है अमृत स्टेशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 86 डिस्ट्रिक्ट्स, 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 103 रीडेवलप स्टेशंस का इनॉग्रेशन करेंगे और तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेंट करेंगे राजस्थान की जनता को। तो कल का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 31 मई तक ये कार्यक्रम के आयोजन रहेंगे और 31 मई को 300वीं जयंती के अवसर पर समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पधारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा होगी, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं शामिल होंगी। इसमें कामकाजी महिलाओं को शामिल किया जाएगा और उस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर लोक माता अहिल्याबाई ने जो काम किए हैं उनसे प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार इस समय काम कर रही है और तमाम सारी घोषणाएं भी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में इंदौर मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, वर्चुअल रूप से शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा दतिया और सतना के एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने स्थल निरीक्षण किया, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तमाम आवश्यक निर्देश जारी किए हैं तैयारियों को लेकर। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। राज्य सरकार ने आज खरीफ की फसलों के पहले मानसून की रिव्यू मीटिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आज IMD ने प्रेजेंटेशन कर राज्य सरकार को सूचित किया है कि पूरे महाराष्ट्र भर में एवरेज से अधिक बारिश होगी और उसके कारण अच्छी फसलें आ सकती हैं, जिसके लिए एक सही तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसानों को खाद हो या बीज सही तरीके से मुहैया होना चाहिए। जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के किसानों को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और सामान्य से अधिक बारिश के अनुमान से किसानों को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें अब सूखे का डर नहीं सताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने आज पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव RJD की माई बहन योजना को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम इस योजना को लागू करेंगे और महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाएंगे, डायरेक्ट महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा। और अलका लामा ने ये भी कहा कि हमारी जहाँ भी सरकार है, जिस स्टेट में हमारी सरकार है, वहाँ पर हम महिलाओं के लिए ये सुविधा दे रहे हैं और बिहार में भी हमारी सरकार आएगी तो हम ये सुविधा महिलाओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। 2500 रुपया प्रत्येक मंथ उनके खाते में
पहुंच जाएगा। और वहीं एनडीए के ऊपर हमला करते हुए अलका लामा ने ये कहा कि ये जो है वादा खिलाफी करते हैं। इनका ये कहना है कि हमारी सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी तो हम महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाएंगे, लेकिन एनडीए जो है वो जनता के साथ, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी करती है। लेकिन हमारी सरकार जहाँ है, हमने वादा किया था कि हम महिलाओं के लिए को आर्थिक मदद करेंगे और हमने किया है, और बिहार में भी हम ऐसा ही करेंगे। इसको लेकर के एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मिस कॉल करने के बाद नंबर को रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसमें तमाम तरह की जानकारियां दी जाएंगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की तरफ से ये जो आरजेडी की योजना थी उसको महागठबंधन की योजना बता करके बताया गया कि कैसे महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाएंगे। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश के आला अधिकारी जमीनी हकीकत को आंकेंगे तो कितना विकास कामों को वहां के लोकल अधिकारी तरजीह दे रहे हैं। 24 से 25 जिलों में प्रदेश के अधिकारी जाएंगे जो नोडल अधिकारी नामित हुए हैं और जमीनी हकीकत पे ये देखेंगे कि गौ सेवा में कितना काम हुआ, साथ ही जल जीवन मिशन सहित 50 करोड़ के जो अधिक के प्रोजेक्ट है उसकी सच्चाई जानेंगे। 26 को लखनऊ आके मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेंगे। योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाया जाए, उसके लिए लगातार परियोजनाओं पे काम भी हो रहा है और लगातार सरकार बजट भी दे रही है। उसके बाद भी ये शिकायत मिलती है कि जो जमीन पर काम होना चाहिए वहां के स्थानीय अधिकारियों के लापरवाही से वो काम नहीं हो पाता है। इसलिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना के जिलों में भेजा जा रहा है कि वहां का भौतिक सत्यापन करके सरकार के आला अधिकारी को सच्चाई बता सके। उसी रिपोर्ट के आधार पे हो सकता है कि सरकार उन अधिकारियों पे आगे कार्रवाई भी करे। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आज केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से कल भी पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्षकारों को थोड़ी देर के लिए और मोहलत देगा, तब जाकर कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखेगा। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को सफेद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन लोगों ने इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं है। कुछ लोग याचिका दायर कर पूरे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान एसजी ने यह भी कहा कि 97 लाख सुझाव मिले थे। वक्फ बोर्ड की तरफ से 25 राज्यों की तरफ से भी सुझाव दिए गए थे। तक देश के सभी राज्यों ने भी सुझाव दिया था और उनसे सलाह मशुरा लिया गया था। साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि इसको लेकर जेपीसी की 36 बैठकें हुई थी। एक एक मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया, उसके बाद ही यह कानून लाया गया। एसजी ने यह भी कहा कि जो पिछले गलतियां हुई थी उसे इस कानून के जरिए सुधारने की कोशिश की गई है, लिहाजा इन सभी याचिकाओं को खारिज किया जाए। उन्होंने कलेक्टर की भूमिका और साथ ही वक्त व यूजर को लेकर के भी अपनी दलीलें रखी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो यह कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम को शामिल किया जा रहा है, आखिर क्यों शामिल किया जा रहा है, इसको भी एसजी ने विस्तार से अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी है। अब देखना होगा जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 22 मई यानी कि कल सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ और दलीलें दी जाती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विवेक मठपाल के साथ गोपाल कृष्ण। हालिया दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में मुरादाबाद से शहजाद को गिरफ्तार किया था। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पाकिस्तानी जासूस शहजाद को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दानिश ने ही शहजाद को पाकिस्तान का वीजा उपलब्ध कराया था। वहीं शहजाद इसी वीजे के जरिए पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात किया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कांटेक्ट में आया था।
आईएसआई के संपर्क में आने के बाद शहजाद भारत की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजने लगा। इसके बदले उसे मोटी रकम भी मिलने लगी। एटीएस अब उसके बैंक खातों की डिटेल की जांच कर रही है और उसकी मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार भी कर रही है। ऐसे में एटीएस को इस बात का पता चला है कि जो उसके मोबाइल फोन में जो कीवर्ड है उसको सुरक्षा एजेंसी डिकोड करने में लगी हुई है। शैलेंद्र पाठक साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आज रिक्शा चालकों की तरफ से आरटीओ के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार की तरफ से ई बाइक टैक्सियों को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी को रद्द करने की मांग रिक्शा चालकों की तरफ से की गई। उनका कहना है कि सरकार अगर इस मंजूरी को रद्द नहीं करती है तो उसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ेगा और कई जो रिक्शा चालक हैं वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से ई बाइक टैक्सियों को मंजूरी मिली है उससे मुंबई में ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलेगी। इसके साथ ही साथ लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए कम पैसा देना पड़ेगा। अब ऐसे में जिस तरीके से रिक्शा चालकों की तरफ से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया था उसका जो असर है वो मुंबई में भी देखने को मिला और रिक्शा चालक सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मंजूरी को पूरी तरीके से रद्द कर दे। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर विवाद गहराया हुआ है। ऐसे में अब सुप्रसिद्ध कथावाचक कौशिक जी महाराज की एंट्री हुई है। उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अंबेडकर जी की प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में लगाई जानी चाहिए। इसकी बड़ी वजह यही है कि उनका मानना है कि जो अंबेडकर जी हैं वो कहीं ना कहीं संविधान रचता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं और उनका जो संविधान है उसे हम मानते हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे में जो विरोधी दल है उनको लेकर उनका द्वारा कहा गया कि जो भी जातिवादी की बातें करने वाले लोग हैं ऐसे मानसिकता के लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूं। वही इस मूर्ति के पीछे क्या कोई राजनीतिक वजह है को लेकर उन्होंने कहा, मैं इस पर कोई भी जवाब नहीं देना चाहता और ना ही मैं राजनीति में पढ़ना चाहता हूं। फिलहाल उनके द्वारा अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाए जाने की बात को सहमति दी है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में लग पाती है या फिर यूं ही विवाद चलता रहेगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। अयोध्या में मौसम का मिजाज इधर 2 दिन से सुहावना है क्योंकि यहाँ सुबह के वक्त बारिश हो जा रही है। अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री के करीब जा रहा है और न्यूनतम तापमान अयोध्या का 24 डिग्री जा रहा है, जिसका सीधा असर यहाँ पर पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है। यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से भीषण गर्मी यहाँ अयोध्या में पड़ रही थी तो पर्यटन उद्योग पर उसका असर पड़ रहा था। पर्यटक यहाँ पर कम आ रहे थे, लेकिन जब से 2 दिनों में जो मौसम अच्छा हुआ है उसके बाद पर्यटक एक बार फिर अयोध्या आने लगे हैं, जहाँ रामलला का दर्शन कर सुबह से लेकर शाम तक वो अयोध्या की गलियों में यहाँ पर दर्शन पूजन और यहाँ आध्यात्मिक आनंद ले रहे हैं। तो वहीं होटलों में भी इस समय पर्यटक दिख रहे हैं। अगर देखें तो जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी लगभग 2 से 3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन 25 तारीख के बाद से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और फिर भीषण गर्मी यहाँ पे पड़ेगी। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। साइबर सिटी गुरुग्राम के मिनी सचिवालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्हें एक ईमेल प्राप्त हुआ। उस ईमेल में साफ तौर पर कहा गया था कि मिनी सचिवालय को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के जवान, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता, सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए लघु सचिवालय की पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया और उसके बाद चलाया गया सर्च ऑपरेशन। मौके पर पहुंची टीमों द्वारा 40 से 50 मिनट तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन
कहीं पर किसी भी इमारत में कोई बम नहीं मिला, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई और लोग अपने अपने ऑफिस की तरफ लौटने लगे। हालांकि गुरुग्राम पुलिस अब जरूर उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है जिसने ये धमकी भरा ईमेल भेजा था। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए।